डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में आपका कौन सा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। लिखिए माल्टोज जो है, स्टार्च आपका माउथ में स्टार्च से क्या बना था, माल्टोज। अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माल्टोज से, माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में, माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में टूटेगा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज और ग्लूकोज में भाई, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, ठीक है। माल्टोज हमेशा ग्लूकोज ग्लूकोज में और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला माल्टोज हो गया। दूसरा लिखिए सुक्रोज, सुक्रोज ये आपका डाइजेस्ट होगा सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंट में, सुक्रेज एंजाइम रहेगा और ये टूटेगा अपने दो मॉलिक्यूल्स में, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये अपने दो मॉलिक्यूल्स में टूट गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की यूनिट क्या हो जाती है, फ्रक्टोज हो जाती है, जिसको शुगर कहते हैं ना। हाँ, तो ये फ्रूट का शुगर होता है। लिखिए सुक्रोज के बाद आप लिखिए लैक्टोज आता है। लैक्टोज आपका जिस एंजाइम के प्रेजेंस में टूटता है उसको कहते हैं लैक्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं, लैक्टेज में, और ये टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में, ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका प्रोटीन जो है आपका, जो प्रोटीन था ये आपका टूटेगा ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन एंजाइम इसको तोड़ती है अमीनो एसिड में, किसमें, पेप्टाइड में, पेप्टाइड में तोड़ती है, जो क्या है, अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड की चेन होती है जिसको पेप्टाइड कहते हैं। और पांचवा आपका फैट, फैट टूटता है, फैट टूटता है इंटेस्टाइनल फैट किसके प्रेजेंस में, लाइपेज के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये टूटेगा फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। इस तरीके से पूरा कंप्लीट आपका डाइजेशन कहाँ हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ तक करिए आप लोग। एंड लिखो फूड पॉसेस, फूड आपका पास होता है, फूड पॉसेस इनटू इलियम, फूड पॉसेस इनटू इलियम एंड मिक्सेस विथ इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और जो इंटेस्टाइनल जूस है ये आपका होता है क्या, इंटेरोकाइनेज जो होता है, इसी को इंटेस्टाइनल जूस होता है कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। अभी तक आप लोगों को पैंक्रियास का मैंने बताया था, पैंक्रियास में किस तरीके से टूटे थे। प्रोटीन में जो आपका पेप्सिनोजेन था वो पेप्सिन में टूट गया था, काइमोट्रिप्सिनोजेन था ट्रिप्सिन में टूट गया था, ये सारी चीजें हुई थी। फिर आपका वो था स्टार्च आपका माल्टोज में टूट गया था। इस तरीके से फिर आगे आप आएंगे, इंटेस्टाइनल जूस आपका इंटेरोकाइनेज और पैंक्रियाटिक जूस सब मिलकर के पूर्ण डाइजेशन कर देंगे। जो माल्टोज था वो अपने दोनों छोटे छोटे मालिक्यूल्स में टूट जाएंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज में। सुक्रोज जो है, जो शुगर होता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। लैक्टोज जो है वो लैक्टोज आपका किसमें, दूध वाली जो प्रोटीन होती है लैक्टोज में, वो आपका लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। प्रोटीन आपका ट्रिप्सिन तोड़ेगी प्रोटीन को, पेप्टाइड मतलब छोटे छोटे अमीनो एसिड के फॉर्म में। फिर फैट जो बचा रहता है लाइपेज, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। और ये सारे के सारे जो भोजन होते हैं कहाँ पास होते हैं, इलियम में, और मिक्स हो जाते हैं किससे, इंटेस्टाइनल जूस में, और वहां पे पूरी तरीके से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग करिए।
plica circularis। यहाँ आप लोग थोड़ा देखेंगे, ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सपोज दैट कोई एक भाग है इसका, इस तरीके से, ठीक है। ये जो भाग है इसका मैं एक यहाँ से मान लो यहाँ तक का काट दी हूँ, कुछ चीज़ें समझा रही हूँ, डीप से समझो, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से बेटा देखो फोल्डेड होता है, क्या होता है, इस तरीके से फोल्डेड होता है, इस तरीके से फोल्डेड, और इस फोल्डेड के अंदर भी बहुत सारी फोल्डिंग होती है। ये जो फोल्डिंग होती है ये क्या करता है, इसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। फोल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अगर वैसे हम खोल देंगे तो मान लो इतनी बड़ा धागा है और हमको इतना बड़ा धागा है, तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से फोल्ड करके अंदर हम अगर एडजस्ट कर देंगे, मान लो जगह इतनी ही है, जैसे मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस का बताया था कि जो आपका न्यूक्लियस होता है और हमारा ये जो होता है क्या, राइबोसोम होता है, ठीक है। सॉरी जो डीएनए होता है, डीएनए का जो आपका शेप है, मान लो ये 2 नैनोमीटर का है और जो हमारा न्यूक्लियस है कितना है, 1 नैनोमीटर का है। मान लो ये 1 मीटर का है और ये 2 मीटर का हमारा क्या होता है, डीएनए। फिर भी इस 1 मीटर के न्यूक्लियस में हमारा डीएनए कैसे फिट हो जाता है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे न्यूक्लियस का शेप अगर 1 मीटर है और हमारा डीएनए कितना है, 2 मीटर है, तो ये शेप इसमें इसके अंदर एडजस्ट कैसे होगा। इसके अंदर बेटा क्वाइलिंग होता है, ये हमारा जो डीएनए आता है ना इस तरीके से, इसको इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसी के ऊपर ये डीएनए ऐसे से रैप कर जाता है इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे आपका रैप कर जाएगा, तो जो इसका 2 मीटर की लंबाई थी वो आपका आधा मीटर में कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 मीटर के न्यूक्लियस में भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो जितना आपका क्वाइलिंग स्ट्रक्चर होता है उसका उतना सरफेस एरिया होता है और वहाँ पे उतना ज़्यादा ही डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन होने की क्या होती है, चांसेस होती है। तो यहाँ ये जो सबसे ज़्यादा हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको कहते हैं प्लीका सर्कुलरिस। क्या कहते हैं, ये कभी अगर आपको पूछ दे कि ये प्लीका सर्कुलरिस क्या होता है, तो वहाँ दिमाग में रखना कि मैम ने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे क्वाइलिंग भाग होता है, जहाँ इलियम होता है वहीं पे होता है, ताकि यहाँ से आपके छोटे छोटे क्या जाते हैं, इसी प्लीका सर्कुलरिस के ही पास आपका होता है क्या, इस तरीके से देखो प्लीका सर्कुलरिस होता है, ये आपका इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर में ऐसे होता है। फिर इसके ऊपर से जो है इस तरीके से हमारी क्या जाती है, ब्लड वेसल्स नहीं है, ये हमारा विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिर इसके ऊपर हमारी छोटी छोटी माइक्रो विलाई होती है, इस माइक्रो विलाई के पास से हमारा क्या जाता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और यहाँ से एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है, यहाँ से होते होते हमारे जो ग्लूकोज होते हैं यहाँ चला जाता है, समझ में आया। तो प्लीका सर्कुलरिस के ऊपर आपका विलाई का स्ट्रक्चर होता है, विलाई के ऊपर आपका क्या होता है, माइक्रो विलाई, ठीक। फिर उसके बाद आपका ब्लड वेसल्स होता है, तो मान लो ये जो आपका प्लीका सर्कुलरिस है, फिर इसके अंदर आपका क्या है, विलाई है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे देख रहे हो ना, फिंगर की तरह प्रोजेक्शन है, ये आपकी विलाई हो गई। और ये क्या हो गया, माइक्रो विलाई। मैंने आप लोगों को बताया था अगर हमारे स्टमक में इस तरीके से फोल्डेड होता है तो उसको क्या कहते हैं, रूजी बोलते हैं ना। और यदि यही हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारी इंटेस्टाइन हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, विलाई, ठीक है। ये चीजें यही आपका फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, तो यहाँ से जो प्लीका सर्कुलरिस है ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगी, फिर ये ग्लूकोज को विलाई को देगी, विलाई माइक्रो विलाई से हमारे ब्लड वेसल्स में बाई डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है और यहाँ कम, तो आपका क्या डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा ग्लूकोज बन रहे हैं, तो ये हाई से किस में चला जाएगा, लो में, हमारे ब्लड वेसल्स में। उसी ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड बहते हैं, उसी ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ग्लूकोज का परिवहन होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना। अगर प्लीका सर्कुलरिस कहीं दे दो तो ये जान लीजिए का कहाँ का स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रही है, हाईली क्वाइल्ड इलियम वाले पोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो रहा आप लोगों को नॉलेज के लिए। अभी मैं ये स्ट्रक्चर बना देती हूँ क्योंकि फिर भूल जाओगे। लिखिए, ये हो गया ना आपका, लिखो। अभी यहाँ कुछ आपके हार्मोनल है, उसको मैं लिख, ये फिगर बना लीजिए, फिर आप लोग तब बताती हूँ। यहाँ ये फिगर बना लो इस तरीके से,
पहले यहाँ इस तरीके से फिगर बना लेना। एक निकाल करके यहाँ बनाई हूँ, ये आपका हो गया। ये हमारी ब्लड वेसल्स जा रही बेटा, इसमें ब्लड का बहाव है। और ये हमारा ग्लूकोज है। ये प्लीका सर्कुलेरिस हो गई, ये विलाई हो गया, और ये माइक्रो विलाई। ये हमारा ब्लड वेसल्स, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, ग्लूकोज। ये भी क्या है, ग्लूकोज है। इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। ये क्या है आपका, इलियम, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड का, ग्लूकोज का। हाँ, मोस्टली आपका वाटर ही रहता है, बट ग्लूकोज भी रहेगा ऐसा नहीं, पर मोस्टली आपका क्या होता है, बॉडी में वाटर की वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बाई डिफ्यूज़न के थ्रू ही जाएगा। बचा हुआ जो आपका वाटर रहता है और मिनरल्स, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो हॉस्टा वाला पार्ट होता है वहाँ से आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दोनों कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। बचा हुआ जो होता है यहाँ लिख लो, 80%, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस take place in small intestine। लगभग लिख लेना 90%। लीस्ट एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स बाई लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें नो डाइजेशंस। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा डाइजेशंस नहीं होता, बल्कि एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, ये भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद लिखिए कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स रिलेटेड टू डाइजेशन। हमारे इंटेस्टाइन में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये क्वेश्चन बन चुका है इसलिए लिखवा रही हूँ, देख लीजिएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन रिलेटेड आप एंजाइम सुने थे कि एंजाइम आपका क्या कर रहा है, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर कुछ इंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते हैं वो भी डाइजेशन में क्या करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिखे ना, पूरा मतलब लेकर के। पहला लिखिएगा, पहला आपका हार्मोन्स क्या है, गैस्ट्रिक
हार्मोन्स हो गया। इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, ठीक है। इट stimulates to secretion of HCl plus pepsinogen। दूसरा है सिक्रेटिन। गैस्ट्रिक जो हार्मोन्स है बेटा, उसका नेचर कैसा है? मोस्टली प्रोटीनियस, मतलब प्रोटीन नेचर का है। और ये गैस्ट्रिक जो हार्मोन्स होता है ये हमेशा स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है किसको? HCl को और पेप्सिनोजोन को, ताकि वहां से उसका सिक्रीशन हो सके, ठीक। दूसरा लिखिए आप लोग, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन्स, ये सबसे पहला हार्मोन्स है, सबसे पहले इसी की डिस्कवरी की गई थी, हार्मोन्स। हाँ, और ये इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? ड्यूडेनम से होता है। लिखो, सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनम। और ये बेटा ना कार्ब जो आपका आयंस होता है इसके बैलेंसिंग में ये हेल्प करता है। एंड आल्स हाँ, एंड आल्सो सिक्रेटेड HCO3 माइनस होता है ना जी, हाँ, प्लस वाटर। कार्बोनिक आयन और वाटर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा लिखिए आप लोग, CCK है, कोलिको साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है। इट स्टिमुलेट, ये किसको स्टिमुलेट करते हैं? इट स्टिमुलेट टू सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम and also contraction of गॉल ब्लैडर को सिकुड़ने में, ताकि उससे क्या बाइल जो सिक्रेशन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। इसको याद रखिएगा, वेरी 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 IMP, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, सारे हैं पर ये थोड़ा और है, लिख लीजिएगा। लिखो चौथा, छूटा तो नहीं? लिखियो चौथा, पैनक्रियोजाइम stimulate to pancreas to secretion pancreatic enzyme pancreozyme। it stimulate to secretion pancreatic enzyme। पैंक्रियाटिक एंजाइम को बेटा स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन में। नेक्स्ट है आपका डियोक्राइन, पांचवा है आपका डियोक्राइन। इट इज intestinal hormones। it stimulate to secretion, it stimulate to secretion
It stimulates to secretion of mucus and carbonic ion फ्रॉम किससे? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड से क्या करता है? म्यूकस का और कार्बोनिक आयन का क्या करता है? सिक्रीशन करवाता है। कौन? ड्यूरोक्राइन। याद रखिएगा ये। हाँ, HCl। हाँ, HCl का को एल्कलाइन करता है ताकि न्यूट्रलाइज कर देगा कि उससे हमारा जो ड्यूडेनम है वो अफेक्टेड ज़्यादा ना हो। ठीक है, देखिए लास्ट है आपका इंटेरोकाइनेज। ठीक है, लिखो। इट इनहिबिटिंग, ये रोकता है। इट इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को ये रोकता है ताकि HCl आपका कम सिक्रेट हो। ये आपका क्या था? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स था। पूरा आपका स्टमक से लेकर के इंटेस्टाइन तक के लिए जो जो हार्मोन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, और उनके क्या क्या फंक्शन है वो, इसको आप लोग कर लीजिए। जिसमें आपको ड्यूरोक्राइन, इंटेरोकाइनेज, CCK इतना याद होना चाहिए। ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसको कर देती हूँ इस तरीके से, ये और ये। इन तीनों का फंक्शन आपको याद रहना चाहिए, बाकी कर ले जाओगे। ठीक, जो आपका इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम वाले पार्ट होते हैं वहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, जो म्यूकस और इसका क्या करती है? सिक्रीशन करती है। और वो जो ड्यूरोक्राइन होता है उसी को स्टिमुलेट करता है, ब्रूनर्स ग्लैंड को, ताकि वो म्यूकस और कार्बोनिक आयन का सिक्रीशन कर सके HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। याद रखिएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाएगी? ड्यूडेनम में। यहाँ लिख लेना। अगर ड्यूडेनम नहीं दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है, तो क्या लिखेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसे लिख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन कि कहाँ? डियोडेनम में। अगर डियोडेनम दिया है तो उसको प्रेफरेंस देंगे, परंतु अगर स्मॉल इंटेस्टाइन दे दिया है, ड्यूडेनम भी दिया है, तो क्या करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। पर कोई एक ही देगा। ब्रूनर्स ग्लैंड। अब इसके बाद आप लोग लिखेंगे, इससे होने डिफिशियंसी से, मतलब डाइजेशन में डिफिशियंसी से होने वाले रोग हैं। ठीक, एक आपका वो नॉर्मल तरीके से जो विटामिन वगैरह से होता है, प्रोटीन से होता है। हाँ बेटा, क्या बेटा? नहीं भाई, गाल ब्लैडर का स्टोन बताई तुम, नहीं आए थे क्या? नहीं आए थे क्या उस दिन? कोलेस्ट्रॉल में उसका भी डिपोजिशन होता है, पर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से होता है। अरे मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? अच्छा कर लो, इसको अभी समझा रही हूँ, गाल ब्लैडर का स्टोन कैसे होता है, वापस से बता रही हूँ, करो। आयन नहीं होता बेटा, उसमें कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से होता है। उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है ना। हम्म हम्म हम्म।
कीटोन बॉडी और यूरिक एसिड दोनों का क्या डिपोजिशन हो जाता है, तो वही आपका क्या बोलता है, क्रिस्टल, ऑक्जिलेट का क्रिस्टल बन जाता है, उसी से होता है किडनी में। वो तो किडनी की बात है। यहाँ क्या है, गाल ब्लैडर वाला स्टोन, यहाँ ध्यान से देखो, आप लोग आए नहीं थे ना, पिछले वाली क्लास देख लेना एक बार अच्छे से, हुआ उस पे होगा। ये जो आपका गाल ब्लैडर का जो स्टोन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपका लीवर है। लीवर में आपका क्या होता है, बाइल का प्रोडक्शन होता है। हमारे गाल ब्लैडर में बाइल क्या करती है, स्टोर होती है। तो मैंने आप लोगों को बाइल में आपको इसका प्रोडक्ट बताया था, ठीक है, क्या क्या बताया था, बाइल में क्या क्या पाया जाता है। हाँ, इसमें पिगमेंट होता है, जिसको बाइल पिगमेंट कहते हैं, ठीक, जिसको कहते हैं बिली रूबिन या बिली वर्डिन होता है। एक आपका येलो होता है और एक ग्रीन होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश होता है। ठीक है, हमारा जो फीकल मैटर है, इसी के वजह से क्या होता है, येलो कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये आपका था। दूसरा, इसमें फास्फोलिपिड पाया जाता है, और इस फास्फोलिपिड में क्या पाई जाती है, जो एमिनो एसिड होती है, उसको कहते हैं लेसिथीन। क्या कहते हैं बेटा, लेसिथीन कहते हैं। दूसरा इसका कंपोजिशन। तीसरा इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसका प्रोडक्ट है जानते हो, ये पूरा प्रोडक्ट किसका है, लीवर का है भाई। स्टोर आपका इसका तो कुछ है ही नहीं, गाल ब्लैडर का ना। गाल ब्लैडर में तो सिर्फ ला करके बाइल को ही यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। तो ये बाइल आपके इतने सारे प्रोडक्ट से बना है। बाइल पिगमेंट, उसमें बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन हो गया, लिपिड्स हो गए, फास्फोलिपिड जिसमें लेसिथिन आपके पाई जाएंगी, और कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सब के सब वेस्ट प्रोडक्ट हैं, सबको निकालना है। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो आपका गाल ब्लैडर है, यहाँ से अगर इसका अमाउंट अधिक रहेगा, इसका अमाउंट अधिक रहेगा तभी कोलेस्ट्रॉल बाहर आता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी वगैरह चीज़ हमेशा खाते रहते हो, बार बार रिपीट करते हो, तो हमारी लीवर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगेगी। लीवर ऐसा प्रोडक्ट होता है, ऐसा आपका ऑर्गन होता है, वो सारी चीज़ों को यहाँ स्टोर कर देता है, वो अपने पास रखता नहीं है। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, तो इसके साथ बाइल के साथ क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो आपका ये जो लेसिथीन है, इसका अमाउंट कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा, तो जो इसका डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा था, कोलेस्ट्रॉल आके पहले थोड़ा सा था, और लेसिथीन क्या थी आपकी, ज़्यादा था यहाँ पे, तो लेसिथीन क्या कर दी, इसको बाहर निकाल देती थी, तो चला जाता था फीकल मैटर के थ्रू बाहर। अब क्या है, अगर लेसिथिन का अमाउंट कम हो रहा है और बहुत ज़्यादा हैवी फैटी चीज़ें हमेशा रिपीटेड टाइम खा रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है ना। तो ये जो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसकी जो क्वांटिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाती, कम हो जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकाल पाता, तो कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से यहाँ पे जम जाता है। इसी को क्या कहते हैं, गाल स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। ठीक है, यही आपका स्टोन होता है, समझ में आया। और जो किडनी वाला है वो दूसरा है, उसमें आपका जो है कीटोन बॉडीज और यूरिक एसिड का डिपोजिशन कर लेता है, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल, वो हमारी किडनी में उसका स्टोर होता है। ठीक, तो यहाँ अब आप लोग इस चीज़ को समझ गए ना, कि अगर हम ज़्यादा हैवी कोई फैटी चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल का मात्रा हमारे लीवर में ज़्यादा बनने लगेगा, तो हमारे गाल ब्लैडर में जो आपका बाइल आके स्टोर हो रहा है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी स्टोर होने लगता है। तो हमारा अगर फास्फोलिपिड जो लेसिथिन है, वही कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाहर निकालती है, अगर उसका अमाउंट कम होने लगेगा, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हमारे गाल ब्लैडर में हो जाएगा, जिसके वजह से वो क्या बना लेता है, आपका गाल ब्लैडर का स्टोन बन जाता है। अब लिखिए डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लिखिए एक डिफिशियंसी से होता है, एक डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा, लिखिए डिफिशियंसी डिजीज। किसी चीज की अगर कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो उससे आपका एक डिजीज होता है। और एक क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है।
क्या बेटा? आरबीसी के मरने से नहीं, उसका पिगमेंट होता है उसमें होता है। आरबीसी के मरने से तो ऐसा तो नहीं होता। हम्म। हम्म। हाँ, ये कहोगे तो मानेंगे। जो कुफर सेल्स होती है वो आपका होगा तो वो उसके थ्रू करेगी, पर ये नहीं, इसको तो नहीं कह सकते भाई। चलो लिखो। डिफिशियंसी डिजीज, अगर आपको प्रोटीन प्रोटीन की क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो कौन कौन सा रोग होता है? एक आपका मैरेस्मस होता है, एक क्या होता है, क्वासिरुकोर होता है। ठीक है, तो एक आपका मैरेस्मस हो गया, लिखो मैरेस्मस। मैरेस्मस कब होता है जी, बताओ? क्वासियोरकर किसमें वनली प्रोटीन होता है, किसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों से होता है, बताओ? कैलोरी और प्रोटीन दोनों से होता है। मैरेस्मस में क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों, मतलब आपका प्रोटीन और उसको बोलेंगे एनर्जी, दोनों का अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तब तो आपको मैरेस्मस होगा। और वनली अगर प्रोटीन है तो क्या है, क्वासियोरकर। और एक आपका 1 to 5 ईयर चाइल्ड में होगा, और एक क्या होगा, एबव लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये जो आपका मैरेस्मस है ये आपका 1 से 5 ईयर के एबव वाले बच्चों में होगा। लिखो यहाँ पे लिखो, इसमें प्रोटीन प्रोटीन प्लस एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाएगा। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में और एनर्जी कैलोरीज की कमी हो जाती है तो मैरेस्मस हो जाता है। ये हमेशा कब होगा, इट काज्ड एबव 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल के ऊपर वाले बच्चों में होगा। ठीक है, और क्वासिरकोर होता है 1 to 5 के अंदर। लिखो मैरेस्मस 1 to 5 ईयर के अंदर। ठीक, प्रोटीन डिफिशियंसी, लिखो लिखो, एक बार तुम लोग थोड़ा चेक कर लेना तो इसको, प्रोटीन डिफिशियंसी लिख लो। यूजुअली यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रेन ऑफ एज। इसमें देखो क्वासियोरकर में यही होता है ना, 1 to 5 ईयर। एक बार चेक करो तो, इसको क्लियर करो, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो, क्लियर करो। रुको मैं देखती हूँ। वही तो कह रही हूँ, सही लिखवाई हूँ। क्वासियोरकर आपका हमेशा 1 to 5 ईयर के अंदर वाले बच्चों में होगा। ठीक है, इसी को कुपोषण कहा जाता है, क्वासियोरकर। और ये एबब, ये सही था, एबब 1 to 5 ईयर के ऊपर वालों का होगा, जिसमें हम लोगों की डिफिशियंसी से हो सकता है। ठीक है, और क्वासियोरकर में क्या प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, तो देखते नहीं बच्चों का सिर्फ पेट बाहर निकल जाता, कुपोषण हो जाता है, उसी को कहते हैं। यही है, सही लिखे थे, सही करिए। कौन सी स्कीम? हाँ, वो तो हमेशा चलाते हैं। बता दो, पीएम कुपोषण योजना, मुख्यमंत्री
यही तो लिखो, आप अपने नाम के साथ ही तो जोड़ जोड़ देते हैं हम वो। पोषण योजना, फला योजना, उनका तो यही रहता है। पता नहीं एक भी योजना कंप्लीट होती है कि नहीं, पर चलाते बहुत हैं। चलो, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। कम से कम अपने गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे ग्रेजुएटेड हैं या पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, कम से कम उनको मंथली कुछ तो मिलना चाहिए, पर कुछ नहीं देते। वही चीज है ना। राशन तो दे रहे हैं, राशन तो सब देते हैं। राशन से अच्छा एजुकेशन में बेस्ट करे सब चीजें। लिखो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन के डिफिशियंसी लिखो। विटामिन ए, विटामिन ए के डिफिशियंसी से कौन रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। लिखो निक्टालोपिया। और नाइट ब्लाइंडनेस। एक आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो क्या होता है? वर्णांधता। वो आपका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होता है। उसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को होता है उसको रेड और ग्रीन दोनों कलर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसको रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखते। हाँ, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर होता ही है, सेक्स लिंक होता है। देखते नहीं, एक्स वाले क्रोमोसोम पे उसका जीन पाया जाता है मोस्टली। और उसमें जो फीमेल होती है वो कैरियर होती हैं, और मेल उससे क्या होते हैं? इन्फेक्टेड होते हैं। फीमेल में नहीं होता, फीमेल बस उसके लिए कैरियर होंगी, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाएंगी। पर लड़कियों के अंदर वो डिजीज नहीं होगा कि उनको लाल और हरा रंग ना दिखे। ठीक है, लड़कों के अंदर ऐसा दिक्कत होता है। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि गूगल में इस तरीके से होता है। जब आप लोगों का कोई आप एग्जाम देते हैं तो उसमें मेडिकल में ये सबका कलर चेक होता है, जिसका मोस्टली जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, पुलिस का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, इन सारे एग्जाम में होता है। तो वो करते क्या है, इस तरीके से रहेगा और इसमें ऐसे पॉइंट पॉइंट लिखा रहेगा। देखो ये कौन सी संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी हूँ? 18 ना, तो जिसको होगा ये 18 उसको दिखेगा नहीं, बस ये गोला गोला दिखेगा। ठीक है, पर भाई ये थोड़ी देख के बता दोगे। ठीक है, तो जिसको जिसको दिखेगा तो समझ लो उसको नहीं, और जिसको नहीं होता है तो। और बेटा ये एक जनरेशन स्किप करके होता है, समझ रहे हो? इसमें लड़कियों को नहीं होता, लड़कियां वाहक होंगी, और एक जनरेशन स्किप करके वो होगा। जैसे कोई अगर लेडीज है तो उसके लड़के में हो गया, तो अब उसके लड़के में नहीं होगा, पर जो उसकी बेटी होगी उसमें वाहक होगा, उसकी बेटी का जो बेटा होगा उसमें होगा। ऐसे होता है एक जनरेशन छोड़ के। जैसे सपोज दैट कि अगर कोई एक लड़की ममता है, तो ममता के क्या है, जो बच्चे होंगे, मान लो ममता के फैमिली में भी पहुंचा, हाँ, तो वो चेंज चली जाएगी। इसीलिए तो जनरेशन टू जनरेशन ये जाता है, इसीलिए तो उसको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो उसमें आपका जो वर्णांधता और नाइट ब्लाइंडनेस दोनों अलग होता है। उसमें वर्ड का मतलब होता है कलर, और अंधता मतलब अंधापन, जो कलर को ना आइडेंटिफाई कर पाए, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, या उसको कलर व्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, और या डॉल्टिनिज्म भी उसको बोला जाता है। और वाइट, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये रतौंधी है, ये रात में होती है। जो हमारी कौन सेल होती है पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं होती, धीरे धीरे डेड करने लगती है, तो उनको रात में चीजें अच्छी से दिखती नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिए, विटामिन ए के बाद लिखिए विटामिन डी। देखो एक सॉल्युबल विटामिन, ए डी ई के क्या होता है, देखो सॉल्युबिलिटी के बेस पे आपका एक होता है फैट सॉल्युबल होता है, एक क्या होता है, वाटर होता है। वाटर में अगर आप नींबू का रस डालोगे तो घुल जाएगा ना, तो बी के साथ सी को चिपका दो, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल। बचा क्या,
ADEK, ये क्या हो गया? फैट सॉल्युबल। ऐसे याद कर लेना, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो याद रख लेना। विटामिन जो सी होती है, विटामिन सी क्या होती है? ये नींबू में पाई जाने वाली है। तो अगर पानी में निचोड़ देते हैं नींबू तो घुल जाता है ना, तो ये आपका वाटर सॉल्युबल, बी के साथ सी को चिपका देंगे और बाकी जो बचेगा फैट सॉल्युबल बेटा। ठीक, तो फैट सॉल्युबल में ADEK हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिख लो इस तरीके से, यहाँ लिख लेना फैट सॉल्युबल विटामिन। पहले मैं इसको ही लिखवा देती हूँ। ए हो गया विटामिन ए, डी हो जाएगा। डी से क्या होता है? डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? इससे रिकेट्स होता है। मैं सबका नाम नहीं लिखवा रही हूँ, वो सब आप लोग कर चुके हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बस इससे डिसऑर्डर लिखवा रही हूँ। विटामिन ई से क्या हो जाएगा? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी। हाँ सही बात है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी इससे होता है। चौथा लिखो विटामिन B1। ठीक है, इसका नाम लिख लो। B1 आ गया ना, यहाँ लिखो अब आप ADE के बचे बाकी है ना, रुको के लिखवा दे तब। विटामिन के, जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं ना, के को। ADEK, के में क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती ना, क्लॉटिंग। और यहाँ पे फैट वाटर सॉल्युबल लिख लो, वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब देखिए पांचवा विटामिन B1। B1 का नाम क्या है? थियामिन। इससे आपका होता है बेरी बेरी। छठा है विटामिन B2। B2 से होता है क्या? डर्माइटिस, स्किन का फटना। 7 है विटामिन B3, नियासिन, पेलेग्रा होता है इससे। और विटामिन B5, B5 से होता है ए क्रोमैट्रिकिया, ए क्रोमोट्रिकिया। और 9वां हो जाएगा विटामिन B6। B6 होता नहीं, B5, B7 होता है। B7 से आप याद करिए एक्नी, वल्गैरिस। और 10 होता है विटामिन B10, स्प्रू होता है। और विटामिन B12 सबसे इम्पोर्टेंट B12 है। ठीक है, परनीसियस एनीमिया, ये बार बार आपका पूछा जाता है, परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक, इसमें याद करने वाला क्या है? पेलेग्रा याद करना है, परनीसियस एनीमिया याद करना है, ये याद करना है। कहाँ गया जी? हाँ बस। और इसमें आपका सब इम्पोर्टेंट है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। एक क्रोमैट्रिक किया करके होता है, क्रोमैटिन में की संख्याओं में दिक्कत होती है। ठीक है,
हाँ, मस्ट नहीं, मास्ट सेल उसको कहते हैं, उसी को कूफर सेल्स भी बोला जाता है। ये बेटा आपका जो था डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज हैं, और यहाँ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लिख लीजिए। एक साइड यहाँ लिख लीजिए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। लिखिए आप लोग का हर्ट हर्ट बर्न। बहुत एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है, हर्ट बर्न होने लगता है ना। दूसरा क्या है, वोमिटिंग। तीसरा क्या है आपका, डायरिया। चौथा क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। पांचवा है आपका इनडाइजेशन। छठा है आपका अल्सर। सातवां है आपका गाल स्टोन, जिसको बोलते हैं कोली। अच्छा, इस चीज को याद रखिएगा, कभी यही दे के पूछ लेगा तो घबराइएगा नहीं। कोली लाइसिस, इसी को बोलते हैं गाल स्टोन। कोलीलाइसिथियासिस, ठीक है, कोलीलाइसिथियासिस, जिसे लेसिथिन वो नहीं था उसमें, उसी की कमी के वजह से ये होता है गाल स्टोन। तो कभी गाल स्टोन की जगह वो दे दे तो घबराइएगा नहीं, उसका मतलब वही है। हार्ट बर्निंग, हमने आप लोगों को बताया था, अगर एसिडिटी होती है तो जो हमारा कार्डियक रीजन होता है अपर वाला, वहां पे जाकर के क्या ईसोफेगस वाली नली में हमारा जलन होता है, तो हमको ऐसा लगता है हमारा हार्ट क्या है, जल रहा है। तो वो आपका क्या होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। वोमिटिंग हो गई, आप बहुत एक्सेस खा लिए हैं तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो वहाँ जो आपका गैस्ट्रो जो ईसोफेगस इन्फेक्शन होता है वो खुल जाता है, और हमारे हमको क्या होती है, वोमिटिंग होती है अपच के वजह से। डायरिया हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है बेटा जो स्टूल जहाँ से हम लोग का पास होता है, अगर हमने प्रॉपर पानी नहीं पिया है तो हमारा जो स्टूल होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। उसके वजह से जो एनस वाला पार्ट जहाँ सिक्रीशन होता है, वहाँ प्रेशर होने की वजह से वहाँ क्या होता है, क्रेक हो जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, उसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसलिए हमको खाने के साथ साथ प्रॉपर पानी भी पीना चाहिए, सूखा खाना हमेशा नहीं खाना चाहिए। इंडाइजेशन हो गया, अल्सर हो गया, और क्या है, कोलीलेसिथियासिस है, जिसका मतलब होता है गाल स्टोन, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा हमारे गाल स्टार में, जिससे किसकी डिफिशियंसी की वजह से, लेसिथिन जो आपका फास्फोलिपिड है उसकी कमी की वजह से, तो उसी को हम गाल स्टोन कहते हैं। ठीक, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, मैंने आप लोगों को सब कंप्लीट करवा दिया, अब इसके आगे नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब आप लोग डालेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब आप लोग डालिए, नया चैप्टर है ब्रीदिंग ऑफ गैसेस, लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर डालिए आप लोग, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिस्पायरेटरी सिस्टम। चलो दूसरा पेज ले लेती हूँ, हो गया ना सबका, लिखो। नेक्स्ट चैप्टर डालिए आप लोग, रिस्पायरेटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 फिजियो उसका है रिस्पायरेटरी सिस्टम। आप लोग को रिस्पायरेशन किसका पढ़ना है, ह्यूमन का पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको पहला आप डालिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसी को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। में आप लोगों को पूरा अच्छे लेवल तक पढ़ना है, ठीक। तो पहला आप लोग लिखेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। मैंने जो कि बहुत आप लोगों को बहुत बार समझाई हूँ
ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दोनों में अंतर होता है बेटा। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस को लेना और सांस को छोड़ देना, ही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब, इन का मतलब अंदर, अगर हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं इनहेलेशन, और सांस को बाहर हम छोड़ते हैं तो एग्जिट होता है ना, तो उससे एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना ही क्या कहलाता है, प्रोसेस, ब्रीदिंग। और रिस्पायरेशन क्या होता है, इनहेलेशन अगर हमने किया तो उसमें जो आपका अमाउंट आता है किसका, गैसों का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें होती है हमारी लंग्स के थ्रू जो हमारी ब्लड वेसल्स में चली जाएं और ऑक्सीजन चली जाए, और ऑक्सीजन यहाँ से हमारी ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग्स से होते हुए बाहर निकले, तो ये प्रोसेस जो सेलुलर लेवल तक होती है उसको क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। जिसमें आपका एटीपी का यूज होता है, ठीक है, जिसमें एनर्जी लगती है, वो आपका क्या कहलाएगा, रिस्पायरेशन कहलाता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है बस सांस को लेना और छोड़ देना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रीदिंग। और यदि गैसों का जहां पे एक्सचेंज होने लगता है सेलुलर लेवल पे, उसको कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक तरीके का विनाशकारी प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम तोड़ करके क्या करते हैं, उससे हम एटीपी निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। इसलिए इसको रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं, विनाशकारी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल को तोड़ देना कैटाबोलिक, मॉलिक्यूल को जोड़ देना एनाबोलिक, ठीक है। तो कैटा मतलब काटना, ऐसे याद कर लो। तो ग्लूकोज को अगर हम उसको तोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। अगर हम चीजों को जोड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, एनाबोलिक प्रोसेस है। तो ये एक तरीके का कैसा होता है, कैटाबोलिक और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, जिसको कहते हैं विनाशकारी प्रोसेस, रिस्पायरेशन। हाँ, आपका, हाँ, सेलुलर लेबर पे जब आप लोगों को पढ़ाना होगा तो इसमें आपके प्रोसेस चलते बहुत सारे, आपके ग्लाइकोलाइसिस चलती है साइटोप्लाज्म में, क्रेब साइकिल चलेगी आपको माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, ईटीएस चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन का जो क्रिस्टी होता है जिसमें F0 F0 जो आपका F1 जो पार्टिकल होता है वहां पे आपका ईटीएस चलता है। तो इस तरीके से आपका वो आपका सेलुलर लेवल पे, उसको मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगी फोटोसिंथेसिस वगैरह, उसमें जब रिस्पायरेशन पढ़ाऊंगी प्लांट में, तब वो वहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे आपको बस लंग्स पढ़ना है और हमारे ह्यूमन में किस तरीके से गैसों का एक्सचेंज होता है उसको पढ़ना है। इसमें किस तरीके से कौन कौन से फिनोमिना वगैरह इंक्लूड हुए हैं, इसमें हमारे लंग की जो वैल्यूम होता है, कैपेसिटी होती है, उसका कितना कितना उससे न्यूमेरिकल आता है। तो इसका पढ़ने का क्राइटेरिया अलग है और सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो अलग है। उसको मैं प्लांट में पढ़ाऊंगी, इसको ह्यूमन में पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे जूलॉजी पढ़ा रही हूँ तो ये ह्यूमन में ही चलेगा। अब लिखिए आप लोग रिस्पायरेशन, लिखो, इट इज आल्सो नोन एज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, लिखो, लिखो रिस्पायरेशन respiration is an oxidation of oxidation reaction that involve sequentially sequential degradation of food and generate of एनर्जी। कहा गया है कि जो आपका रिस्पायरेशन है इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जो कैसा होगा, सीक्वेंसली होगा, एक सीक्वेंस से, और जो तोड़ता है किसको, फूड को, और प्राप्त क्या करता है, एनर्जी, किसके फॉर्म में, एटीपी के रूप में, उसी को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। लिखो, इट इज आल्सो known as catabolic and destructive process। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, कैटाबोलिक और विनाशकारी ये प्रोसेस होती है।
टाइप ऑफ रिस्पायरेशन लिखिए, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का टाइप कितना होता है बेटा? दो होता है, एक आपका एरोबिक होता है और एक एनारोबिक। एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय। एक में ऑक्सीजन की जरूरत होगी, एक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एरोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशंस। और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, नहीं रिलीज होता है, उसको कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशंस। ऑक्सीजन यूज्ड इन रिस्पायरेशन लिखो, व्हेन ऑक्सीजन यूज्ड इन रिस्पायरेशन। अगर रिस्पायरेशन में किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की, तब तो वो कैसा है? एरोबिक रिस्पायरेशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? एरोब बोलते हैं। लिखो, एरोब्स बोला जाता है। व्हेन ऑक्सीजन यूज्ड इन रिस्पायरेशन, these organism is known as aerobes। ऐसे ऑर्गेनिज्म को एरोब्स बोलते हैं और ऐसे रिस्पायरेशन को एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे हम लोगों में होता है, ह्यूमन में, ठीक है, जैसे हम लोगों में होता है, लगभग सब में, ह्यूमन, प्लांट, सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ईटीसी बहुत सारा है, लिख लेना। और एनएरोबिक में क्या हो गया? इसमें आपकी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये अपना रिस्पायरेशन कर लेता है। यार इसी को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किडबन कहते हैं, जिससे आपका क्या बनता है? विनेगर वगैरह, सिरका वगैरह बनता है ना, अल्कोहल बनता है, शराब बनता है। इन सारी चीजों में क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ही प्रेजेंस में वो क्या होते हैं? अल्कोहल वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए, रिस्पायरेशन take place without oxygen, विदाउट ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा? ग्लूकोज को तोड़ दो, C6H12O6। हमको मान लो विनेगर बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें फर्मेंटेशन का होगा। फर्मेंटेशन का हिंदी क्या होता है? किडबन। इसमें बैक्टीरिया, ईस्ट लगता है ना, ईस्ट। तो ये हो जाएगा C2H5OH प्लस CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इथेनॉल, अल्कोहल। ये इस तरीके से आपका होगा। और इसको तोड़ दो, इसमें हम क्या करें? ग्लूकोज से C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा वाटर में, और किसमें टूटेगा जी? CO2 ना, और प्लस आपका 686 आपका लगभग किलो कैलोरी एनर्जी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, इतने एनर्जी लगते हैं। तो ये आपका बैलेंस कर लीजिएगा, इसमें बैलेंस। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन की नीड है, यहाँ विदाउट ऑक्सीजन फर्मेंटेशन हो रहा है। तो ये आपका एरोबिक, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनएरोब भी बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को आर नोन एनएरोब्स। यहाँ तक सबको समझ में आया? चल, अब रिस्पायरेशन हम लोग देखेंगे लोअर टू हायर में। ठीक है, जब आपके छोटे जो आपके इनवर्टिब्रेट्स थे, वहां से लेकर के जो लोअर आपके इनवर्टिब्रेट है, वहां से लेके मैमल्स में कौन कैसे कैसे ऑर्गन का डेवलपमेंट होता चला गया और किसमें किस तरीके से आपका रिस्पायरेशन होता है। कर लीजिए, फिर समझा।
आप लोगों की एलटी की वैकेंसी आने वाली है, अपना जीएस वगैरह स्ट्रांग रखो। यूट्यूब से कोई एक चैनल पकड़ लो, जीएस पढ़ते रहो, ठीक है। उसको आप लोग पढ़ते रहिए, अधियाचन आने वाला है, चाहे जब एलटी की वैकेंसी आ जाएगी, बहुत अच्छी आपकी जॉब है। हाँ बेटा। हम्म। देखो जीएस के लिए स्पेशली कोई बुक तो नहीं है, पर मार्केट में जब ईएलटी की आएगी वैकेंसी ना, तो जीएस के लिए ईएलटी की बुक आ जाएगी। वो अभी थोड़ा सा अधियाचन आने वाला है ना, तो छपना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब वैकेंसी नोटिफिकेशन आया उसके 10-15 दिन बाद आ जाएगी। तो अगर आप लोग उस टाइम अगर चाहते हैं तो लेके पढ़ सकते हैं उससे। हाँ तो ठीक है, जो नॉर्मल तरीके से अगर आप घटना चक्र लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, उसको पढ़ो। आपका उसमें ज्योग्राफी में जैसे आपका नदी पर्वत पहाड़ ये सारी चीज़ें हो गई। और तो ये सारी चीज़ें, और थोड़ा करंट से हमें हमेशा अवेयर रहो। जो अपने यूपी का करंट है पहले उसको पढ़ो, उसमें यूपी का पहले प्रेफरेंस देता है। वो इंटरनेशनल का नहीं पूछेगा, पूरे इंडिया का नहीं पूछता, वहाँ प्रेफरेंस 10 क्वेश्चन आपके यूपी करंट से ही करके देता है। नहीं, निगेटिव मार्किंग तो नहीं रहती, इस बार अगर होना होगा तो होगा, पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी जहाँ तक है आपकी ईएलटी। नहीं जी, ईएलटी में रहता है। नहीं, जीआईसी में तो था, तब ईएलटी में लोक सेवा से हाँ हो सकता है, दिमाग में नहीं आ रहा है तो होता होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक मुझे एलटी मिली ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ क्या हुआ। देखो सिलेक्शन के लिए मत को कितना सही करेंगे, वो कंपटीशन के ऊपर, उसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, चाहे यूपी हो चाहे कुछ भी हो, किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतना ही जाएगा। वो जब आप एग्जाम देते हो तो उसके हिसाब से सिलेक्शन जाता है। ये भी जान लो कि 100 तक जो बच्चे अगर कोई मॉक टेस्ट वगैरह मारते हैं, अगर वो 100 तक टच कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन तय है। यही जान लो कि जिसके 100 क्वेश्चन अगर टच हो रहे हैं, 100 प्लस हो रहे हैं, तो मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो कर ले जाएगा। अब जो 70, 75, 72 पे हैं, तो वो तो मतलब बहुत डेंजरस जोन है, ठीक है। उसका कोई कहा नहीं जा सकता, उसके लिए मेहनत करो और मेहनत करो, ठीक है। तो आप लोगों को 2025 के एंडिंग होते होते इतनी सारी वैकेंसी आ जाएंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, एमआरएस एक बार देगा, कम से कम 7 से 8 वैकेंसियां मिलेंगी। और तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कितना जल्दी आप लोग पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, कितनी चीज़ों को। ऐसा नहीं कि मैम जितना पढ़ा रही है उतना ही सफिशियंट है, सफिशियंट है, बट तुम लोग अपने से भी एफर्ट करो, अपने से भी पढ़ो, अपने से भी जाओ, ढूंढो मार्केट में, मॉक टेस्ट लो, उसको मारो चीजें। एनसीईआरटी को कम से कम, एनसीईआरटी की जो बुक है कम से कम 10 बार पढ़ी होनी चाहिए। अगर कहीं से कोई चैप्टर से, कहीं से अगर तुमको क्वेश्चन मिलता है तो तुम्हारे दिमाग में ब्लिंक होना चाहिए, एनसीईआरटी किस चैप्टर का ये लाइन है। भले वो चीजें तुमको नहीं आ रही है, पर इतना अगर छप जाएगी एनसीईआरटी ना तो हो जाएगा। ईएलटी, केबीएस, जीआईसी, इसका क्राइटेरिया अलग होता है। यूपी का टीजीटी, पीजीटी का इसका क्राइटेरिया अलग होता है, पर आपको पढ़ना सब है, बस वेटेज को चैप्टर के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जो ये सारे जितने मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ये केबीएस के लिए, एलटी के लिए, जीआईसी के लिए, यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से और एनिमल वो प्लांट से, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा रही हूँ कि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आए, डीप से भी पढ़ा रही हूँ। लिखिए, रिस्पायरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिखो। स्टार्टिंग से आप रिस्पायरेशन किस तरीके से डेवलपमेंट होता चला गया है लिखो। रिस्पायरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, रिस्पायरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, भिन्न भिन्न जो आपके जीव हैं उनमें किस तरीके से रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। लिखिए, पहला आप लोग लिखिए, एक तरफ लिखो रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ऑर्गन है, कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन यूज करते थे। और यहाँ पे क्या हो गया, एग्जाम्पल, ये क्या हो गया बेटा, एग्जाम्पल।
मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले क्या था आपका, प्रोटोजोआ है, फिर क्या आया, पोरीफेरा है, फिर इसके बाद क्या था, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद आपका क्या था, प्लेटी हेलमिंथीज, फिर आपका एसके हेलमिंथीज को ही निमेटोडा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एनिलिडा, क्या आएगा, एनिलिडा आएगा जिसमें केचुआ वगैरह आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, आर्थ्रोपोडा में आपके इंसेक्ट वगैरह आएंगे। फिर आपका मोलस्का आता है जिसमें आपका पाइला, घोंगा वगैरह, सीप उप आती है। फिर आपका क्या आएगा लास्ट में, इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टार फिश आती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका क्या है, लोअर कार्डेट है, सॉरी लोअर वर्टिब्रेट है। अब आप इधर आ जाएंगे, जो आपके लोअर कार्डेट में आपका क्या आता है, हेमिकार्डेटा, फिर आपका क्या आता है, यूरोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। यूरो में आपका हर्डमानिया आता है, इसमें बैलेनोग्लासेस आते हैं, एम्फीऑक्सस या लैंसलेट जिसको बोलते हैं, ये आता है। इसके बाद आपका फिशेज आती है, फिर आपका क्या आता है, एम्फीबिया आता है, फिर रेप्टाइल्स आएंगी, एबीज आएंगे और मैमल्स आएंगे। इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक किस तरीके से आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स किसमें कैसे डेवलपमेंट होता गया और क्या क्या यहाँ तक लंग्स तक कैसे हम लोग पहुँचे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ चलिए लिखिए, पहला आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन सोचिए पहले एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता था, क्योंकि लंग्स का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, तो सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए, तो मेम्ब्रेन के थ्रू बाई डिफ्यूजन, देखते नहीं तभी ना हम लोगों के लंग्स में चीज़ें, देखो क्या है, जो हमारे पूर्वजों में था वो हमारे में अंदर अंदर तक होता रहता है। हमने लंग्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे तो मेम्ब्रेन जो रहती है आपकी ब्लड वेसल्स में, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसमें बाई डिफ्यूजन हमारे ब्लड का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे उनके पास लंग्स नहीं था, तो मेम्ब्रेन पाई जाती थी जिसको कहते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके थ्रू वो गैसों का एक्सचेंज करते थे। तो पहला लिखिए रिस्पायरेटरी ऑर्गन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जिसके थ्रू कौन कौन से करते थे, लिखिए। इसमें आपका होता है, इसको इंटरनल रिस्पायरेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सटर्नल है। बॉडी के ऊपर यहाँ पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती थी, इसके स्किन के जस्ट नीचे, वहां से गैसों का एक्सचेंज होता था। तो लिखिए इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल का मतलब होता है अगर सेल के अंदर होता है, सेल टू सेल होगा, एक सेल से दूसरी सेल्स में अगर गैसों का एक्सचेंज होगा तो इसको कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। और यदि लंग्स को छोड़ करके किसी और पार्ट से हो रहे हैं तो सबके क्या होते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो यहाँ लिखिए एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इन प्रोटिस्टा, जितने भी प्रोटिस्टा थे सारे प्रोटिस्टा में क्या होता था आपका बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रिस्पायरेशन होते थे। चलिए दूसरा लिखिए बॉडी वॉल, इसके बाद क्या बना, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल से किसको किसको होता था, बॉडी की जो वॉल होती थी, स्किन के थ्रू कौन करते हैं, स्पॉन्ज करते थे। स्पॉन्ज किस में आते हैं, पोरीफेरा में। फिर आपका निडेरिया करती थी, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, नाइडेरिया, हाँ उसमें आप जब ओविलिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको पॉलीपोमेड्यूसा स्टेज दो दिखती है, वही आपकी पॉलीमार्फिज्म शो करती है। हाँ प्लेटी हेलमिंथीज जिसमें आपका टैप वर्म आता है, लिवर फ्लूक, ये सारे आते हैं, कृमि, यकृत कृमि। और एनिलिडा, एनिलिडा में आपका क्या आता है, अर्थवॉर्म, केचुआ होता है। जो केचुआ होता है वो भी अपना क्या करता है बेटा, बॉडी वॉल से क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। एक बार क्वेश्चन दिया गया था कि यदि कोई आपका अर्थवॉर्म है उसको हम किसी भी प्रकार की एक म्यूकस की तरह लेप लगा देते हैं तो अर्थवॉर्म का क्या हो जाएगा, नीचे लिखा गया था, ऑप्शन में था उसकी डेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अपने बॉडी वॉल से ही रिस्पायरेशन करता है। अगर वहाँ पे आप कोई लेप उसको लगा देंगे उसके बॉडी पे तो रिस्पायरेशन नहीं कर पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तीसरा लिखिए। हाँ सबसे पहले ट्रू सिलोम आपकी एनलिडा में ही देखी गई थी, साइजोसिलिक सिलोम। चलो
गिल्स, बॉडी वाल के बाद आप लिखिए यहाँ पे गिल्स लिखिए। थोड़ा सा और नीचे लिखूँ, उसमें हो जाएगा। तीसरा गिल्स, गिल्स के थ्रू देखो लिखो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं लाइक क्रस्टेशियन, ठीक है, प्रॉन, झींगा, ये सब नहीं आते हैं। प्रॉन जिसको झींगा मछली कहते हैं, मछली नहीं होती है, एक तरीके की इंसेक्ट होती है। फिशेज, ये भी बाइगिल से करते हैं। एंड एम्फीबिया में होते हुए भी कौन, टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा किसका लार्वा होता है, फ्रॉग का। ये भी बाइगिल्स क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। प्रोटोन, हाँ, आपका प्रोटोनेफ्रॉन्स इसमें पाया जाता है, और जो फ्रॉग होता है उसमें मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, जो कि आपका जो प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है वो आपकी फिश में पाई जाती है, पर ये फिश का करेक्टर रखता है, इसलिए इसको मोस्टली सिर्फ एक्वेटिक में ही जीता है, एक्वेटिक मीडियम में। चौथा लिखिए आप लोग बुक, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी आईएमपी। ट्रैकिया द्वारा किसमें आपका होता है, इंसेक्ट में, इंसेक्ट, इंसेक्ट में आपका होता है जैसे कॉकरोच एंड अदर टेरिस्ट्रियल, कुछ आपके अदर टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, जो कुछ आपके कीट पतंग जो होते हैं टेरिस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं, उसमें भी आपका ट्रैकिया द्वारा होता है। लिखिए पांचवा, लिखिए बुक लंग्स, बुक लंग्स, हाँ, इसको कहते हैं एरेक्निडा, एरेक, इसका जो आपका क्लास आता है उसको कहते हैं एरेक्निडा, एरेक्निडा लाइक स्पाइडर, मतलब आपका मकड़ी, एंड स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, बिच्छू, इन दोनों में आपका जो है पाया जाता है बुक लंग्स स्ट्रक्चर। फिर छठा लिखिए आप लोग लंग्स, लंग्स में हम लोग आ जाएंगे ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, फिश को छोड़ करके, और बाकी सारे वर्टिब्रेट में लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ लंग्स तक, ऐसे हम लोग सांस लेते हैं। फ्रॉग आपका एक ऐसा मेंबर है जो 3 तरीके से सांस लेता है। अगर वो पानी में रहता है तो उसके पास गिल्स होते हैं, तो वहाँ वो गिल्स के थ्रू लेता है। अगर वो लैंड पे होता है तो वो किससे लेता है, पल्मोनरी सैक होता है उसके पास, ठीक है, लंग्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो उससे लेगा। और यदि वो अंदर जमीन के अंदर चला जाता है तो वो स्किन के थ्रू लेता है। तो उसमें 3 रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, गिल्स भी होता है, पल्मोनरी सैक होता है, और क्या होता है, स्किन होता है। तो क्यूटेनियस उसके पास स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन, उसके थ्रू वो क्या करता है, सांस लेता है फ्रॉग। नहीं, उल्टा चलती है, एनस से माउथ, ठीक है, उल्टा चलती है। इसलिए देखोगे तो ये जाला है, अगर उसको यहाँ से वहां तक लगाना है, अगर मुंह से सिक्रीशन नहीं करती, वो एनस से करती है, तो पहले एनस से सिक्रीट की तो पीछे वाले हिस्से पे उसका लिक्विड आया ना, फिर ऐसे ऐसे करते सिक्रीशन करते वो अपना जाला बुन लेती है। अगर माउथ से करती तो यहाँ से वहां तक कैसे जाती, गिर नहीं जाती, तो इसलिए। चलो हो गया, चलिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे।
हो जाए तो बताइए आप लोग। चलिए लिखिए ह्यूमन रिस्पायरेशंस। अब हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। देखिए ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन, हेडिंग डालिए ह्यूमन रिस्पायरेटरी या रिस्पायरेशंस। रिस्पायरेटरी सिस्टम लिख लो, सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले पैथवे देखते हैं किस प्रकार से होता है। हमारा जो पैथवे लिखो जी, हमारी जो एयर होती है हमारी कहाँ से आती है? एयर जो है नॉस्ट्रिल से, कहाँ से? नोज से। नॉस्ट्रिल वाले पोर्शन से कहाँ इंटर करती है? लैरिंग्स में। कहाँ? लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया जाती है, भी सब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रांकियल ट्री में। फिर उसके बाद आपका एल्व्यूलाई है, और एल्व्यूलाई से ब्लड वेसल्स हैं। ये यहाँ देखो, इसका मुंह बन गया, क्या बन गया? देखो ये हमारी एयर जो इंटर की कहाँ से? नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल से आई कहाँ? ये हिस्सा क्या हो गया? लैरिंग्स। इसको कहते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। यहाँ से ही हमारी जो आवाज आती है मोटी पतली, ठीक है। लड़कियों की जो साउंड होती है पतली होती है, लैरिंग्स के वजह से। बर्ड में इस लैरिंग्स की जगह क्या पाया जाता है? हाँ, सैरिंग्स पाई जाती है, ठीक है। सैरिंग्स पाई जाती है इस लैरिंग्स की जगह। तो क्वेश्चन पूछता है लैरिंग्स की जगह बर्ड में क्या पाई जाती है? सैरिंग्स स्ट्रक्चर होती है, इसलिए बर्ड की आवाज सबसे ज्यादा पतली होती है, ठीक है, इसके वजह से। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है क्या है आपका? साउंड बॉक्स, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। और ये जो पाइप है इसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। क्या कहते हैं बेटा? ट्रैकिया। ट्रैकिया आपके दो ब्रांच में डिवाइड होती है, इस ब्रांच को बोलते हैं ब्रांकी, ब्रांकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांकाई बोलते हैं, या ब्रैंकियल ट्री। ब्रैंकियल ट्री में तीन चीज होती है, प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकियोल्स और टर्सरी ब्रांकियोल्स, इसलिए इसको मिला के कहते हैं ब्रांकियल ट्री। ये क्या है? ब्रांकियल ट्री। इसमें आपका तीन होता है, प्राइमरी ब्रांकियोल होता है, सेकेंडरी होता है, और टर्सरी। जो टर्सरी होता है अंगूर के गुच्छे के स्ट्रक्चर में जाके खुल जाती है, उसको क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। क्या कहते हैं बेटा? एल्वियोलाई। तो हमारा जो एयर है नॉस्ट्रिल से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकियाई पे आया, ब्रोंकियाई से ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, ये टर्सरी, और कहाँ हो गया? एल्वियोलाई में खुल गया, ठीक है। और एल्वियोलाई के पास से जाती है पतली पतली ब्लड वेसल्स, उसी में हमारे गैसों का एक्सचेंज हो गया। इस तरीके से होता है। तो यही आपका पैथवे क्या हो गया? एयर हो गया, नॉस्ट्रिल से इंटर किया, लैरिंग्स में गया, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकियाई ट्री, ब्रोंकियाई ट्री में प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर क्या हो गया? टर्सरी ब्रोंकियोल, फिर उसके बाद एल्विलाई, एल्विलाई से ब्लड वेसल्स। ये आपका पैथवे। कर लीजिए यहाँ तक। हाँ, हो जाएगा, ठीक है। लड़का लड़की की तरह बोलते हैं। हाँ, मिसयूज तो बहुत होता है, क्यों नहीं, बहुत चीजें हैं। लड़का है लड़की बन जाता है, लड़की लड़का, क्यों नहीं, हर चीजों का मिसयूज है। अगर चाहे तो इतना ज्यादा साइंस आगे चला गया है, चीजें तो वो बहुत छेड़खानी करता है भाई, पूरी स्पीसीज चेंज कर देगा।
तो बात ही खत्म हो गई। चलो यहाँ तक आज आप लोग की यहीं तक क्लास रहेगी, बाकी नेक्स्ट क्लास आपका कल से रहेगा 7:30 बजे। कल आप लोग आ जाइएगा, ओके। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था आज। कोई गया, कोई जाएगा कि नहीं जी लेने बिहार स्टेट रिजल्ट? सब दो नहीं, 2 डेट तो है ना तुम लोगों का। साइंस का कितना डेट दिया है? 2 ही डेट दिया है ना, एक 16 दिया है, एक कब दिया है? 19, 16, 21। हाँ रोल नंबर से। और एक ही दिन फिर जिसने पेपर सेकंड दिया उसका भी मिल जाएगा, उसका भी दूसरे डेट पे जाना पड़ेगा ना। बड़ी बड़ी समस्या है। कुछ भी हो सकता है भाई, नीतीश हैं तो कुछ भी कर सकते, बिना पेंदी के लोटे इंसान, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। हम कैसे बता दे भाई?